हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। 7 दिसंबर 1941 को जब जापान ने अचानक हवाई में यूएस नेवल बेस पर्ल हार्बर पर अटैक किया तो अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में डायरेक्ट उतरने का फैसला कर लिया। जापान के हमले में 2000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई, जिसमें सोल्जर्स, वहां नाव चलाने वाले और सिविलियंस भी शामिल थे। 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इस हमले के बाद 8 दिसंबर को उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूएस कांग्रेस के सेशन में ये कहते हुए जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया कि अमेरिका न सिर्फ इस वॉर में अपना बचाव करेगा बल्कि ऐसा जवाब देगा कि अमेरिका पर फिर दोबारा कोई इस तरह का हमला नहीं कर पाएगा। अमेरिका ने इस पर काम भी शुरू कर दिया, लेकिन 12 अप्रैल 1945 में अमेरिका के 32वें प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की डेथ हो गई। उनके मरने के बाद अब अमेरिका के पॉलिटिकल लीडर्स के सामने सवाल था कि अपने देश को इस वर्ल्ड वॉर में कहां खड़ा करना है, पर्ल हार्बर का बदला कैसे लेना है, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी और बड़ा सवाल था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एंड कैसे करना है। इस जिम्मेदारी को निभाने का काम आ गया था अमेरिका के नए प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन पर। ट्रूमैन ने फैसला कर लिया था कि वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका की ताकत का एहसास कराना है, और फिर शुरू हुआ मैनहट्टन प्रोजेक्ट। वही मैनहट्टन प्रोजेक्ट जिस पर बनी है फिल्म ओपेनहाइमर। इस प्रोजेक्ट के जरिए अमेरिका ने लिटिल बॉय और फैटमैन का इन्वेंशन किया। इस इन्वेंशन ने जापान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। कैसे? आज बात इसी पर। एटॉमिक बॉम्ब के सक्सेसफुल टेस्ट के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने जापान को अल्टीमेटम दिया कि जापानीज गवर्नमेंट अनकंडीशनल सरेंडर कर दे, यानी बिना किसी शर्त जापान वॉर खत्म करे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसका नतीजा बेहद खौफनाक हो सकता है। इस धमकी के बाद 10 दिन तक जापान की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो 11वें दिन अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को 8:15 पर जापान के हिरोशिमा पर पहला बॉम्ब गिराया। इस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। 9 अगस्त 1945 को 11:02 पर नागासाकी पर दूसरा एटॉमिक बम गिरा, जिसका नाम था फैटमैन। एटॉमिक बम के बाद जापान के इन दोनों शहरों की सूरत समझ से बाहर थी। हिरोशिमा में तो एटॉमिक बम की वजह से शहर की 90% बिल्डिंग्स जल गई थी। बम गिरते ही महज कुछ मिनट्स में तकरीबन 70,000 लोग मारे गए। घायलों का इलाज भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि 90% फिजिशियंस और नर्सेज इस अटैक में मारे गए या फिर घायल हो गए। इस शहर में टोटल 45 हॉस्पिटल थे, जिसमें से 42 हॉस्पिटल बम की वजह से बर्बाद हो गए। नागासाकी आग में जल रहा था। शहर में बम गिरने के बाद ग्राउंड टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। बम गिरते ही 40,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इस मैसिव डिस्ट्रक्शन के बाद कभी एग्जैक्ट डेथ टोल तो नहीं पता लगा, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में रफ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 1945 खत्म होते होते हिरोशिमा में 140,000 लोग अपनी जान गंवा चुके थे, जबकि नागासाकी में 1945 खत्म होते होते 74,000 लोग मारे गए। और जो बच भी गए थे उन्हें ल्यूकेमिया, कैंसर और रेडिएशन की वजह से होने वाली कई खतरनाक बीमारियों को झेलना पड़ा। आज भी इन एटॉमिक बॉम्ब्स के साइड इफेक्ट यहाँ महसूस किए जाते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब के इस भयानक रिजल्ट को देखने के बाद दुनिया भर की कई ऑर्गेनाइजेशन और लोगों ने न्यूक्लियर वेपन्स एबॉलिश करने के लिए कई अहम कदम उठाए। उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है निहोन हिदांक्यो, जिसे 2024 के नोबेल पीस प्राइज के लिए चुना गया। ये हिरोशिमा नागासाकी एटॉमिक बॉम्ब के सर्वाइवर्स की ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने लगातार पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वेपन्स फ्री बनाने के लिए काम किया। इन लोगों को हिबाकुशा कहा जाता है। दरअसल जापान में 1945 के एटॉमिक बॉम्ब्स के अटैक में बचे लोगों के लिए हिबाकुशा वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जापानीज में हिबाकुशा का मतलब ही ये लिया जाता है कि सर्वाइवर्स विक्टिम्स ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने पीस प्राइज के अनाउंसमेंट में कहा कि इस ऑर्गेनाइजेशन को पीस प्राइज देने का मकसद ये दिखाना है कि दुनिया में कहीं भी, कभी भी, किसी भी सूरत में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल इंसानियत के खिलाफ है। निहोन हिदांक्यो से जुड़े मेंबर्स ने ग्लोबल मूवमेंट्स चलाकर दिन रात अपने एफर्ट्स के जरिए पूरी दुनिया को यह एहसास कराने की कोशिश की कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल इंसानियत के खिलाफ कितना भयानक रिजल्ट दे सकता है, कितनी भयानक तस्वीर पेश कर सकता है। नोबेल कमेटी ने कहा कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने न्यूक्लियर टैबू क्रिएट करने पर जोर दिया। न्यूक्लियर टैबू क्रिएट करने का मतलब है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एफर्ट से एक पावरफुल इंटरनेशनल नॉर्म्स डेवलप की, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल मॉरली अनएक्सेप्टेबल हो गया। सभी देशों पर प्रेशर बन गया कि न्यूक्लियर वेपन्स कभी इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे।
वरना जापान पर एटॉमिक अटैक के बाद दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की रेस शुरू हो गई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की एवरेज एज 80 साल है, यानी एटॉमिक अटैक के वक्त इनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल की होगी। निहोन हिदांक्यो के को-हेड तोशियुकी मिमाकी ने बताया कि न्यूक्लियर बम के हमले के वक्त वो 3 साल के थे और बम में झुलसे लोगों की तस्वीरें आज भी उनके दिमाग में हैं। टोक्यो में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तोशियुकी मिमाकी ने कहा कि ये उनके लिए एक सरप्राइज की तरह है, क्योंकि उन्होंने नोबेल मिलने के बारे में तो कभी नहीं सोचा था। गाजा के हालातों का जिक्र करते हुए मिमाकी ने अफसोस जताया और कहा कि गाजा में इस वक्त बच्चों के लिए हालात ठीक वैसे ही हैं जैसे 80 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान के बच्चों के लिए थे। यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट अर्सुला वॉन डेर लेयन ने नोबेल प्राइज की अनाउंसमेंट का स्वागत करते हुए कहा कि इस बार के नोबेल पीस प्राइज विनर की अनाउंसमेंट दुनिया के लिए एक पावरफुल मैसेज है। उन्होंने कहा कि आने वाली जनरेशन्स को न्यूक्लियर वॉर जैसे हॉरर से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। जापान के प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा ने कहा कि नोबेल पीस प्राइज 2024 उस ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा रहा है जिसने न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया से मिटाने के लिए बरसों मेहनत की है, इसलिए उन्होंने कहा कि इसके मायने दुनिया के लिए अहम हैं। पहले भी न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ नोबेल पीस प्राइज दिया जा चुका है। 2017 में आईकैन ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। आईकैन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। इससे पहले 1995 में जोसेफ रूजवेल्ट और पगवच कॉन्फ्रेंस को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में न्यूक्लियर वेपन्स की अहमियत को खत्म करने के लिए जॉइंटली नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज से जुड़ी डिटेल्स पर हमने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए।